अचानक से अगले महीने से पैसा नहीं मिलेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। तो लोगों ने सलाह दी कि आप पार्ट टाइम पत्रकारिता करो और वकालत करते रहो। पत्रकारिता के सिलसिले में मैं दुर्ग के नेता, समाजवादी नेता थे उस समय, मोतीलाल वोरा से मिला। मोतीलाल वोरा दुर्ग में नवभारत जो अखबार सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का है उसके वो संवाददाता थे। मुझे भिलाई का संवाददाता बना दिया गया क्योंकि जगह खाली थी। भैया मैं आपकी मदद करूंगा, सुप्रीम कोर्ट चल के देखते हैं क्या होता है। लिहाजा मैं गया। मैं अपनी पत्नी के साथ गया और विद्याचरण शुक्ल की कोठी में ही ठहरा। विद्याचरण जी इंदिरा गांधी से मिलने गए और कहा ये मेरा इस्तीफा है। इंदिरा जी ने कहा विद्या तुमसे इस्तीफा मांगा किसने। भिलाई स्टील प्लांट के एक अधिकारी श्री सेनापति मेरे पास आए और अपनी बेटी को लेके आए, उमा सेनापति को, और कहा मेरी बेटी के साथ मेरा दामाद बहुत जुल्म कर रहा है, मारपीट करता है, शराब पीता है, गालियां देता है, सड़क पर बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, जाने किस तरह से परेशान करता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जिस डिवीजन बेंच में गया उसको जस्टिस पीएन भगवती प्रिसाइड कर रहे थे। भगवती तो एक आला दर्जे के जज रहे हैं, उन्होंने इतिहास रचा है कई मुकदमों में, उनकी कितनी तारीफ की जाए। जब उमा अय्यर पूरी तौर से परिपक्व होकर एक्टिंग में वहाँ गई तब उसने अपना वही व्याख्यान शुरू किया जो मेरे चैम्बर में, मेरे दफ्तर में कई दिनों तक मैंने उसको सिखाया था। दोस्तों आज मैं हल्के फुल्के मूड में हूँ। आज मैं अपनी वकालत से जुड़े हुए कुछ ऐसे चटपटे और अजीब से किस्से आपको सुनाऊंगा जिनका सामान्य प्रैक्टिस से कोई मतलब नहीं होता है, मेरा भी नहीं था, लेकिन जीवन में कभी कभी मनोरंजक और अलग तरह के अनुभव होते हैं। अब मेरी लंबी ज़िंदगी निकली है, 52 साल हो गए वकालत करते, तो बहुत से अनुभव तो होने चाहिए इस उम्र में। असल में मैं 8 साल से ज़्यादा मुदर्रिस था, अंग्रेजी साहित्य और भाषा का प्राध्यापक था। 4 महाविद्यालयों में मैंने पढ़ाया। हालत ये थी कि मुझे 275 रुपये की बेसिक तनख्वाह, 15 रुपये उस पर महंगाई भत्ता, 290, फिर उस पर 15 रुपये इनकम टैक्स कटता था तो फिर से 275। इसको करते करते 8 साल बाद जब मेरे जेब में 520 रुपये थे तब मैंने नौकरी छोड़ी और वकालत के पेशे में आया। उसके पहले मैंने वकालत का इम्तहान पास नहीं किया था। जब 6 बरस करीब गुजर गए तब लगा वकालत पढ़ लें, वरना मेरे पास 2-3 जोड़ी कपड़े और मेरी पत्नी के पास 2-4 साड़ियाँ ही बची थी। कहीं पार्टियों में, कार्यक्रम में जाने में शर्म आती थी, बहुत कुछ नहीं था हमारे पास। और इसी बीच में पहली संतान हो गई, फिर बाद में दूसरी संतान हो गई। कहीं से कोई सहारा नहीं था, कोई आर्थिक मदद नहीं थी, कोई संपत्ति भी नहीं थी, कोई और प्रॉपर्टी भी नहीं थी, तो क्या करें। मरता क्या ना करता, तय हुआ कि अब वकालत करेंगे। सरस्वती देवी की साधना तो बहुत कर ली, लेकिन सरस्वती का साधक जो होता है वो गरीब रहता है। भले ही बहुत साफ सुथरे कपड़े पहन ले, हंस की सवारी कर ले। तब तय किया कि अब सरस्वती की बहन यानी अपनी मौसी लक्ष्मी की सेवा की जाए, कुछ दिन शायद उससे काम चले। मैं डर के मारे परीक्षा में एक शिक्षक कैंडिडेट के रूप में बैठा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था। डर ये भी लगा कि जो मेरे छात्र खुद ही परीक्षा में बैठ रहे हैं कहीं उनके मुकाबले में फेल ना हो जाऊं। बहुत घबराहट भी थी। खैर परीक्षा निपटी। तब मैंने तय किया कि अब आगे बढ़ूंगा। मैं दुर्ग में था। ये भी तय हुआ कि अचानक से अगले महीने से पैसा नहीं मिलेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। तो लोगों ने सलाह दी कि आप पार्ट टाइम पत्रकारिता करो और वकालत करते रहो। पत्रकारिता के सिलसिले में मैं दुर्ग के नेता, समाजवादी नेता थे उस समय, मोतीलाल वोरा से मिला। मोतीलाल वोरा दुर्ग में नवभारत जो अखबार सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का है उसके वो संवाददाता थे। मुझे भिलाई का संवाददाता बना दिया गया क्योंकि जगह खाली थी। मैं करीब करीब 15-20 अखबारों का प्रतिनिधि बन गया। कहीं से 15 रुपये महीने मिलता था, कहीं से 25, कहीं से 50, नवभारत से 100। और उसमें भी नवभारत में विज्ञापन लेना पड़ता था दिवाली के टाइम पर या और सब जगह। आजकल तो लोग अपने विज्ञापन देते हैं, उस समय नहीं देते थे। जैसे LIC के एजेंट को बीमा नहीं मिलता था उस समय, हमारी भी हालत थी। खैर ये काम किसी तरह चलता रहा। जब फैसला हो गया कि मुझे वकालत करनी है तो जब बोरा जी ने मेरी मदद की
ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ एक बहुत बड़े वकील हैं, देवी प्रसाद अग्रवाल, दुर्ग के सबसे बड़े वकील हैं, दीवानी सिविल के। उनसे पूछता हूँ शायद उनके पास कोई पर्चा हो तो पता लग जाए। यूं ही उत्कंठा में उन्होंने पूछा तो डीपी अग्रवाल ने कहा कि हाँ, एक मेरा पर्चा आया तो है सिविल प्रोसीजर कोर्ट का, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसका नंबर बताओ, रोल नंबर। उन्होंने रोल नंबर दे दिया। तो डीपी अग्रवाल ने कहा कि अरे भाई, मैंने इस लड़के को या कैंडिडेट को 100 में से 92 नंबर दिए। अब बोले जी आपने भी इसके बारे में पूछा है तो 6 सवाल आए थे, सब में एक एक नंबर बढ़ा देता हूँ तो 98 हो जाएंगे। मैंने लॉ की प्रीवियस की परीक्षा में उस समय 2 साल का मेरे लिए कोर्स था, बाद में 3 हुआ। 100 में 98 सिविल प्रोसीजर कोड में जो पाए हैं वो मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड टूटना संभव नहीं है, शायद टूटा नहीं है। फिर मैं अपने गृहनगर राजनांदगांव गया जहां मुझे वकालत शुरू करनी थी। वहीं सहारा था पिता का। तो एक हमारे रिश्ते में चाचा लगते थे, चंद्रकांत तिवारी एडवोकेट, उनके मिलने गया कि मुझे वकालत में क्या क्या और कैसे करना है। मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा भाई मेरे पास एक पर्चा जचने आया है, हालांकि मैंने मार्क्स दे दिए हैं, रिजल्ट भेज दिया, लेकिन कहीं तुम्हारा नंबर उसमें तो है नहीं। तो मैंने कहा मैं रोल नंबर बता सकता हूँ। मैंने रोल नंबर दिया तो बोले भाई रिजल्ट तो मैंने भेज दिया है, टॉट्स का पेपर है, मैंने तुमको उसमें से 86 दिए हैं, क्योंकि एक कोई कैंडिडेट है जिसने अंग्रेजी में ही लिखा, बॉल पेन से लिखा, और वो हैंडराइटिंग बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा अंग्रेजी में और बॉल पेन से तो मैंने भी लिखा है, लेकिन अब सुंदर हैंडराइटिंग का तो मैं दावा नहीं कर सकता। बहरहाल ऐसा लगा कि मुझे मिला है। तब लगा कि अब तो मैं वकालत के काबिल हूँ, कुछ न कुछ मुझे मिल रहा है। वो सब करते कराते आखिर में मैंने राजनांदगांव में वकालत करने की बात शुरू की। उसका एक लंबा किस्सा है, कभी आपको बताऊंगा। बाद में प्रैक्टिस करते करते मैं दुर्ग की अदालत में आया। राजनांदगांव में कोशिश की, हमारे मामा वंशभूषण वाजपेयी वकील थे, बेमेतरा में वहाँ भी गया, लेकिन मुझे लगा कि जिस शहर में मैं नौकरी कर चुका हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, वहीं वकालत करना ठीक है। वकालत और पत्रकारिता का शायद मणिकांचन योग होता होगा। मैंने शुरू किया। उसका भी एक किस्सा है, कभी आपको सुनाऊंगा कि मैं कितना घबराया हुआ था और कैसे मैंने वकालत की। लेकिन चलिए कुछ दिन बाद का किस्सा, वो किस्सा मुझे बहुत याद आता है। जब मैं कुछ प्रैक्टिस में जम गया तब मेरे पास मुकदमे आने लगे, ठीक ठाक मुकदमे आने लगे, घर की माली हालत भी सुधरने लगी। उन्हीं दिनों भिलाई स्टील प्लांट के एक अधिकारी श्री सेनापति मेरे पास आए और अपनी बेटी को लेके आए, उमा सेनापति को, और कहा मेरी बेटी के साथ मेरा दामाद बहुत जुल्म कर रहा है, मारपीट करता है, शराब पीता है, गालियां देता है, सड़क पर बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, जाने किस तरह से परेशान करता है। मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, सुशील है, सुसंस्कृत है, सब कुछ ठीक है, फिर भी पता नहीं। और जबकि मेरा दामाद उतना सुंदर नहीं है देखने में भी, मेरी बिटिया तो सुंदर है, उसकी एक बच्ची भी हो गई है। अब वो कहती है चाहे पापा अगर मुझे तलाक दिला सकते हो तो दिलाओ, वरना मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता। मैंने कहा देखिए, मैं इस तरह के मामले में जहां तलाक की बात आती है, मैं बहुत जल्दी कोई मामले में हाँ नहीं कहता। मैं नहीं चाहता कि दो परिवार, दो सदस्य या दो परिवार बिगड़ जाएं, रिश्ता खराब हो जाए। मैं कोशिश करता हूं कि समझौता हो जाए। लेकिन उमा अय्यर, जो उसका शादी के बाद का नाम था, वो इतनी होशियार बच्ची थी। उसने मुझे सारी बातें इतने तार्किकता के साथ समझाई कि मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं सका। उसने कहा अंकल, कभी कभी भाई, बड़े भाई भी कहती थी, कभी अंकल कहती थी, कि आप सोच नहीं सकते मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है, आप मुझे बचाइए, वरना किसी दिन आप पाएंगे मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मेरी छोटी बच्ची है कि इसलिए मैं रुकी हुई। खैर, मैंने फैसला किया कि मैं इसका केस लूंगा, तलाक कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन कठिनाई थी कानूनी। उसका ब्याह तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। उसके बाद वो पति पत्नी बंबई में काफी दिनों तक साथ में रहे थे। भिलाई से केवल उस लड़की के रहने का रिश्ता था। हिंदू विवाह अधिनियम में जिस जगह शादी हो या जहां आखिर में साथ रहे हों, उस समय ऐसा था कानून में लिखा हुआ, वहां तो मामला हो सकता है। लेकिन जहां कोई रिश्ता ही नहीं है दामाद के आने का, वहां कैसे मुकदमा हो। लेकिन अब चूंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे ये काम करना है, तो मैं स्वीकार करता हूँ वकील लोग इसको करते हैं।
मैंने नकली एविडेंस क्रिएट किया, किसी मकान की रसीद ली, मकान मालिक से लिखवा लिया कि मिस्टर अय्यर के नाम से मकान है, उसमें पति पत्नी रहते हैं। दूध वाले के कूपन ले लिए, कोई राशन कार्ड झूठा बन गया, कुछ और भी सरकारी दस्तावेजों में हेरा फेरी हुई। सब मिला के वो मामला मैंने डिस्ट्रिक्ट जज श्री रामदयाल शुक्ला की अदालत में पेश किया। शुक्ला जी बहुत तेज जज थे। उन्होंने देखते देखते समझ तो लिया कि इसमें कोई गड़बड़ है, लेकिन फिर भी एक लड़की का मामला था। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी हम नोटिस जारी करते हैं। नोटिस जारी हो गई, नोटिस बम्बई चली गई। लेकिन नोटिस बम्बई जाने के पहले पति का नोटिस लड़की के नाम आ गया, पत्नी के नाम आ गया, जिसमें उसने कहा था मेरे दाम्पत्य संबंधों का पुनर्स्थापन, उनको जोड़ा जाए, मेरे संबंधों को अलग न किया जाए। अब वो पहला मुकदमा हो गया, हमारा दूसरा मुकदमा हो गया। तब समस्या आई कि अब कैसे होगा। हम सोच ही रहे थे कि पति ने अचानक, पैसा था, साधन था, नौकरी अच्छी करता था, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया कि मैंने मुकदमा बम्बई में पहले दायर किया है, मेरी पत्नी की तरफ से मुकदमा दुर्ग की अदालत में दायर हुआ है। दो अदालत में कैसे हो सकता है एक ही विवाद। तो उसने उदारता दिखाते हुए, जिसको नकली उदारता भी कह सकते हैं या दिखाऊ उदारता कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि मैं चाहता हूं कि बम्बई में केस ना चले, लेकिन नागपुर में चले। तो पत्नी को भिलाई से नागपुर आने में कम दिक्कत होगी और मैं बम्बई से नागपुर आ जाऊंगा, हमारा मुकदमा चले। लेकिन एक नहीं कमाने वाली बच्ची को, अपने बूढ़े पिता पर निर्भर बच्ची को भिलाई से हर मामले में नागपुर कैसे जाना हो सकता था? छोटी बच्ची भी साथ है। तो उस वक्त, उस समय वो मेरे पास फिर आए। तब मैंने कहा कि इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण से कुछ करना पड़ेगा। मैं स्कूल के ज़माने में बड़ा अच्छा एक्टर था, नाटक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता था और मुझे काफ़ी इनाम मिलते थे। कॉलेज में आया तो मैं कॉलेज के बच्चों का, लड़के लड़कियों का नाटक का निर्देशन करता था। तो मैंने उमा से कहा, उमा तुझे नाटक करना पड़ेगा बेटा, तू सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, तेरे बाप के पास पैसा नहीं है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट वकालत कर नहीं सकता, वहाँ के वकील को तू रख नहीं सकती, तेरे पति ने वकील रखे हैं। एक काम कर, मैं तुझे सुप्रीम कोर्ट में क्या कहना है, अपनी व्यथा को किस तरह तू कहेगी, उसका ड्राफ्ट तैयार करता हूँ, एक लेखक के रूप में, वकील के रूप में नहीं, और उसमें कल्पना की बहुत सी चीज़ें डालूंगा और रटाऊंगा तुझे। अंग्रेजी तेरी बहुत अच्छी है, तो शेक्सपियर के भी कोटेशन उसके अंदर होंगे और बहुत से लोगों के कोटेशन होंगे, बर्नर्ड शॉ भी उसमें होगा, न जाने क्या क्या होगा। तू रट ले बेटा, और अच्छी तरह से रट के वहाँ खड़ी होना। और तू याद रख, ऐसे मामले जो पति पत्नी के निजी मामले होते हैं, उसको अदालत की, खुली अदालत में सुनने की कोई परिपाटी नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है। तू जाते ही जिससे कहना, मैं इतनी दुखी हूँ, मेरे साथ इतनी इनजस्टिस हुई है, मुझे इतना मारा पीटा गया, सब कुछ, मैं सबके सामने जलील नहीं होना चाहती, आप अपने चैम्बर में सुनिए। ऐसा अनुरोध करने का अधिकार है, प्रावधान है। और यह याद रखना कि तुझे कितने मिनट बोलना है, और ये भी याद रखना कितने मिनट बाद तेरे आंसू निकलना चाहिए, फिर उतने मिनट बाद तेरा गला रूंध जाना चाहिए, फिर तेरे गले से शब्द नहीं निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला जिस डिवीज़न बेंच में गया, उसको जस्टिस पीएन भगवती प्रिसाइड कर रहे थे। भगवती तो एक आला दर्जे के जज रहे हैं, उन्होंने इतिहास रचा है कई मुकदमों में, उनकी कितनी तारीफ की जाए। जब उमा अय्यर पूरी तौर से परिपक्व होकर एक्टिंग में वहाँ गई, तब उसने अपना वही व्याख्यान शुरू किया जो मेरे चैम्बर में, मेरे दफ्तर में कई दिनों तक मैंने उसको सिखाया था। वो सही जगह पर पॉज करती थी, सही जगह पर वो फुसफुसाने लगती थी, सही जगह पर वो सुबकने लगती थी, सही जगह पर आंसू निकलते थे, और आखिर में गला रुंध गया और रोने लग गई। भगवती ने कहा कि चैम्बर में चलिए, हम यहाँ नहीं सुनेंगे। चैम्बर में जाके उसने पति के वकील को हटा दिया, बोले जब पत्नी के पास वकील नहीं तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप भी जाइए। और फिर दोनों से थोड़ी थोड़ी सी बात करी, लेकिन उन्होंने तो तय कर दिया था। जस्टिस भगवती ने फैसला किया, मुकदमा बम्बई में नहीं चलेगा, मुकदमा नागपुर में भी नहीं चलेगा, मुकदमा दुर्ग में भी नहीं चलेगा। इन सारे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पे ले लिया इसी मोमेंट। और मैं फैसला करता हूँ, लड़की को तलाक मिलेगा, बच्ची माँ के पास रहेगी, हर 2-3 महीने में बाप कहीं से भी आकर बच्ची को भिलाई में माँ की जानकारी में देख सकेगा, मिल सकेगा,
और बच्ची की सुरक्षा की जानकारी दुर्ग के जिला पुलिस कप्तान को होगी, क्योंकि निजी जिम्मेदारी होगी। पत्नी जो है पति से गुजारा भत्ता नहीं लेगी, और जो उसका तलाक है वो पूरा हो गया। अब एक दिन मेरे घर में दस्तक हुई। उमा अय्यर, उमा सेनापति, भाई साहब मैं जीत गई। मैंने कहा कि नागपुर में मामला नहीं चलेगा, ये तय हुआ है ना, तबादले का मामला हार गया ना वो। बोले भाई साहब आप सोच नहीं सकते क्या हुआ। मैंने कहा क्या हो गया। बोले मेरा मामला बम्बई में, नागपुर में, भिलाई में, दुर्ग में सब खत्म हो गया, मुझे तलाक मिल गया है। मैंने कहा हिंदू मैरिज एक्ट में या कि सिविल प्रोसीजर कोड में जिससे कि कानून से केस चलता है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। हम तो पहले डिस्ट्रिक्ट जज में फैसला कराते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये हमने देखा सुना किया। बोले भाई साहब पढ़िए। मैंने जजमेंट पढ़ा तो जो भी आपको मैंने बताया वो दुर्लभ किस्म का जजमेंट था। खूब हंसी, पहले तो रोई बहुत, फिर बहुत हंसी। बोले आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने मुझे नाटक करना सिखा दिया, आपने मुझे बोलना सिखा दिया। अगर ये मैंने नहीं सीखा होता तो मुकदमा में हार जाती, मैं वकील भी कहाँ से लगाती। खैर ये किस्सा हो गया। मैंने डिस्ट्रिक्ट जज को जजमेंट दिखाया, उन्होंने सिर पकड़ लिया। बोले ये क्या कर दिया है, ऐसा तो हमने भी इतने साल की वकालत हमने की है, फिर अब जजी कर रहे हैं, हमने तो कभी सुना नहीं। ये बात खत्म हो गई। 20 बरस बाद, काफ़ी दिन बाद, एक बार मुझे बड़ोदरा, जिसे पहले बड़ौदा कहते थे, वडोदरा बार एसोसिएशन से वकीलों का निमंत्रण आया कि आपको हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स पर, मानव अधिकार पर भाषण देना है, एक सेमिनार है, आप मुख्य वक्ता होंगे और उस समारोह की अध्यक्षता जस्टिस भगवती करेंगे। जस्टिस भगवती बड़ौदा के रहने वाले। मुझे इतना बड़ा मौका मिला कि भारत का मेरा हीरो जज, मैं उसकी सभा में उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, कितनी बड़ी बात है। मैं गया, मैंने मानवाधिकार के बारे में भाषण दिया और इस बात का ध्यान रखा कि जस्टिस भगवती अध्यक्षता कर रहे हैं, तो जस्टिस भगवती के जितने इस तरह के जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सब याद करके पढ़ के समझ के गया था और बार बार उनका मैंने नाम लिया कि साहब मैंने इनसे सीखा है। जब जस्टिस भगवती का नंबर आया बोलने, तो उन्होंने कहा कि कनक तिवारी के भाषण देने के बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ बोलना था तो सब उसने बोल दिया, लेकिन अब मैं अध्यक्षता कर रहा हूं तो कुछ तो बोलूंगा। खैर वो बड़प्पन था उनका, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ कहा होगा। वो भाषण दिया। भाषण देने के बाद हम दोनों को सर्किट हाउस में ठहराया गया था एक साथ। मैं अपनी पत्नी के साथ गया था, वो भी अपनी पत्नी के साथ आए थे। दूसरे दिन सुबह उनके कमरे में मैं चाय पीने गया। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। मैंने कहा सर ऐसा आपने मुझे क्या क्या सिखाया आपको पता नहीं, लेकिन मैंने भी आपके साथ क्या खेल किया आपको पता नहीं। बोले क्या हो गया। मैंने कहा सर आप याद करिए, कई साल बाद एक ऐसा मुकदमा आया था आपके पास जिसमें एक लड़की आई थी, वो सुबकने लगी, रोने लगी, आंसू बहाने लगी, गला उसका रुध गया, फिर बोला चैम्बर में सुनेंगे। फिर उसका पति आया, उसके वकील को आपने हटा दिया, फिर दोनों की बात सुनी, फिर लड़की के पक्ष में फैसला किया, और फिर दुर्ग और नागपुर और बम्बई सबकी अदालतों को आपने अलग करके खुद ही फैसला कर दिया। सब प्रक्रिया ही वो आपने इधर का उधर कर दिया। तुम्हें याद आ गया। बोले हाँ मुझे याद आ गया, तुम्हारा मुकदमा था। मैंने कहा सर आपका मुकदमा था। तो बोले अच्छा तुम जस्टिस भगवती के सारे मामले रट भी लेते हो और उस पर उसको पालन करने के लिए एक्सरसाइज भी करते हो। खूब खुश हुए। मेरे 2-3 कार्यक्रम उनके साथ और थे, खैर वो होते रहे। मैं राजनीति में था, एक छोटा मोटा कार्यकर्ता, दुर्ग जिले का, छत्तीसगढ़ का। विद्याचरण शुक्ला हमारे नेता थे। मैं उनकी सेना का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, मामूली सैनिक था, लेकिन उनके प्रति लगाव था, हम लोग लगे रहते थे। विद्याचरण शुक्ल के जितने भी समर्थक छत्तीसगढ़ के थे, उनमें से वकील कम थे, या अगर रहे भी होंगे तो लगभग मैं सबसे उम्र में ज़्यादा वकील रहा होऊंगा। 1979 में किस्सा कुर्सी का केस हुआ, जिसमें संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ला को सजा हुई कि इन्होंने अपने पद का इस तरह दुरुपयोग किया। वो अमृत टाटा का एक मामला था, बाद में उस पर फिल्म भी बनी है। अब 2 साल की सजा हो गई। उसके बाद चुनाव आया अगला। तो हुआ यह कि जब को 2 साल की सजा हो गई तो आप सजा याफ्ता हैं, सजा पाए हुए हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अयोग्यता का सवाल आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। नेचुरली उनको चुनाव लड़ना था। तो फिर रायपुर के रिटर्निंग ऑफिसर के पास, चुनाव अधिकारी के पास, निर्वाचन अधिकारी के पास
हमने याचिका लगाई। विद्याचरण शुक्ल की तरफ से याचिका में बहस करने के लिए ग्वालियर के वरिष्ठ वकील पुत्तूलाल दुबे आए थे, मैं उनके साथ था। और रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी अजीत जोगी थे, जो उस समय कलेक्टर थे। यही अजीत जोगी बाद में मुख्यमंत्री भी बने और इन्हीं अजीत जोगी ने बहुत आगे चलकर महासमुंद लोकसभा के निर्वाचन में विद्याचरण शुक्ल को हराया भी था। बहरहाल बहस हुई। फैसला तो शुक्ल के पक्ष में आना था, क्योंकि सरकार का दबाव था और वो कलेक्टर थे। उनके पक्ष में फैसला आया। पुरुषोत्तम कौशिक जो थे उनके खिलाफ थे। पुरुषोत्तम कौशिक ने उसकी याचिका फिर हाईकोर्ट में दायर की। हाईकोर्ट में मामला चला। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फौजदारी वकील को विद्याचरण शुक्ल ने अपनी तरफ से लगाया, सरदार राजेंद्र सिंह को, लेकिन कौशिक जी जीत गए, विद्याचरण जी हार गए। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना था। तब विद्याचरण जी को अपने समर्थकों की ओर देखा होगा। चूंकि मैं भी मुंह लगा था, तो मैंने कहा भैया मैं आपकी मदद करूंगा, सुप्रीम कोर्ट चल के देखते हैं क्या होता है। लिहाजा मैं गया। मैं अपनी पत्नी के साथ गया और विद्याचरण शुक्ल की कोठी में ही ठहरा। विद्याचरण जी इंदिरा गांधी से मिलने गए और कहा ये मेरा इस्तीफा है। इंदिरा जी ने कहा विद्या तुमसे इस्तीफा मांगा किसने? ऐसे फैसले होते रहते हैं और अभी तुम सुप्रीम कोर्ट गए नहीं हो, अभी तुम्हारा अंतिम फैसला हुआ नहीं है। ये इस्तीफा अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुकदमा ठीक से लड़ो, मुकदमे में कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारे पूछे बिना मैंने सीनियर एडवोकेट अशोक सेन से बात कर ली है। अशोक सेन हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील थे। इतने बड़े वकील बहुत कम होते हैं इतिहास में। मैं सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े वकीलों को जानता रहा हूँ। राम जेठमलानी को जानता हूँ, शांति भूषण को जानता हूँ, पाराशरण को जानता हूँ, फली नरीमन को जानता हूँ। अब तो अभी के वेणुगोपाल जो वो भी छोटे वकील नहीं है, ऐसे राजीव धवन है वो छोटे वकील, बहुत से। और इनको भी जानता था अशोक सेन को, लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं एक जिला न्यायालय का छोटा सा वकील और वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील। और 7 बार कलकत्ता से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीत चुके थे। जवाहरलाल नेहरू के समय में वो कानून मंत्री थे देश के। लाल बहादुर शास्त्री के समय कानून मंत्री थे, एक बहुत बड़े वकील। तो उन्होंने मैंने अशोक सेन से बात कर ली। अशोक सेन इस समय मॉरिशस में है और वहाँ की फ्लाइट से चल के लंदन आएंगे और लंदन से कल सुबह 4-5 बजे के सुबह वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उनको रिसीव करो, उनसे मिलो और तत्काल अपील जो है वो फाइल कराओ, वरना पॉलिटिकल हंगामा होगा। और अगर तुमको रिलीफ नहीं मिलेगी, स्टे नहीं मिलेगा, तो हंगामा होगा। इसमें गफलत नहीं करना। उन्होंने कहा कि जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। लेकिन इंदिरा जी ने एक चुपती हुई बात और कही। उन्होंने कहा सुनो विद्या, अशोक सेन का यह कहना है कि तुम कंजूस हो, तुम वकील की फीस देते नहीं हो। अशोक सेन ने कहा मैं इस मुकदमे में फीस के बिना नहीं लड़ूंगा, विद्या मुझको फीस नहीं देगा। मैडम ये समस्या तो आएगी। तो इंदिरा जी ने कहा विद्या मैंने वायदा किया है कि फीस मैं दूंगी, अगर दिक्कत होगी तो इस बात को संभाल लेना, अशोक सेन को ऐसा कुछ कहने का मौका मत देना। लगभग सुबह 5 बजे अशोक सेन हवाई जहाज से उतरे। एक गाउन जैसा, लबादा जैसा ओवरकोट सरी का पहने थे, वहाँ उतरे। विद्याचरण जी लेने गए थे। उसी कार में विद्याचरण जी और अशोक सेन के साथ मैं भी बैठा था। वहाँ से घर तक उन्होंने संक्षेप में अपना मामला बताया। विद्याचरण जी ने, वो घर आए, वॉशरूम में गए, बाथरूम में गए अपने, और तैयार होकर फिर से अपने ऑफिस में बैठे। फिर उन्हें विस्तार से पूछा कि कैसा कैसा क्या क्या हुआ। विद्याचरण जी ने बताया, हाईकोर्ट तक का बताया। बोले अच्छा हाईकोर्ट में राजेंद्र सिंह तो बड़े फौजदारी वकील है, ठीक है, लेकिन ये फौजदारी का मामला नहीं है, ये संविधान का मामला है। अचानक मेरी तरफ देखा। अब मैं विद्याचरण जी का चमचा था उस समय, तो कुर्ता पैजामा खादी का उल्टा सीधा पहन के बैठा था। बोले ये कौन है? बड़ी हिकारत भरी निगाह से देखा। तो उन्होंने, विद्याचरण जी ने डर में कह दिया ये मेरा पॉलिटिकल एसोसिएट है। बोले पॉलिटिकल एसोसिएट का मामले में क्या लेना देना है, तुम यहाँ क्यों आ गए फालतू में? तो मैंने कहा मुझे निकाल देंगे। तो मैंने कहा सीनियर? बोले सीनियर? मैं कहाँ सीनियर, मैं वकील हूँ और मैं विद्याचरण जी के केस में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने मैंने पैरवी की है। ओह यू आर द बेसिक एडवोकेट विद्या, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस, ही इज अ लॉयर। हाँ बताओ तुमने क्या किया? तो हमने ईमानदारी से
जो बन सकता था वो वकालत में पैरवी करने में तैयारी की थी। वो सारी तैयारी, उसके नोट्स, जो कुछ था सब मैंने बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आज ही अपील फाइल करेंगे, तुम यहीं रहो, अभी सब ड्राफ्ट हो जाएगा। और मेरा जो सेक्रेटरी है भौमिक, उससे मिल करके उसको फाइल कराने की पूरी तैयारी करो, और मैं मेंशन करूंगा टी के बाद में ये केस आएगा, और तुम वहाँ रहना, मेरी मदद करना जो तुम कर सकते हो। मुझे लगा बहुत बड़ी सौगात मिली। भौमिक के साथ बैठकर मुकदमा ले देकर पेश हो गया। भौमिक ने कहा, ये याद रखिए, आप पहली बार इस आदमी से मिल रहे हैं, अशोक सेन से आपने ज़रा भी गड़बड़ी की तो आपको अदालत से निकाल देंगे। वो इतने गर्म दिमाग है, गुस्सा उनकी नाक पे रहता है, क्योंकि बहुत जहीन आदमी है। और जो जो मुकदमे उन्होंने हमको बताए वो हमने रखे हैं, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बिंदु के हिसाब से। तो मैंने कहा नहीं साहब, ये मुझसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इतना नहीं समझता, मैं तो गणित का विद्यार्थी हूँ। मैं कैलेंडर के हिसाब से सब मुकदमे जमा लेता हूँ कि ये 75 है तो फिर 77 है तो फिर 79 है, ऐसे। बोले वो जैसे ही कोई केस रेफर करेंगे, हाथ पीछे करते देखते नहीं है पीछे, उनके हाथ में किताब फ्लैग मार्क किया हुआ आ जाना चाहिए। और उनकी एलिफेंट जैसे मेमोरी है, यानी वो मुकदमे का पेज नंबर तक बता देते थे, ये मैंने देखा। खैर, उस एक्सरसाइज से मैं सफल गुजरा, किसी तरीके से उनको देता गया। क्या धारदार पैरवी थी अशोक सेन। मैंने तो जीवन में पहली बार उनके निकट आकर ये सब देखा सुना। मुझे तो बहुत दिन से पहले सुनना चाहिए था। अद्भुत वकील था। लगता था डमरू बजा रहे हैं और कोई मदारी का खेल हो रहा है। लगता था किसी गुरुकुल में बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। जस्टिस रघुवीर सिंह सरकारिया की बेंच थी। थोड़ी देर के बाद में अशोक सेन ने एक बात कही। बोले, माय लॉर्ड, ये जो संशोधन है इस एक्ट का, ये फला फला सन में किया गया, उसका ऐसे मायने निकलता है। तो खिलाफ वकील श्याम नारायण कक्कड़ ने कहा कि माय लॉर्ड, इसका ऐसा मतलब नहीं निकलता, इसका मतलब तो ऐसा निकलता है। तब अशोक सेन ने असली अशोक सेन बन के पूरी अदालत को भरी निगाह से चारों तरफ देखा, पीछे वकीलों को भी देखा, जजेस को भी देखा, और 2 मिनट की साइलेंस के बाद मुस्कुरा के बोलते हैं, माय लॉर्ड, जिस वकील ने, जिस मंत्री ने, कानून मंत्री ने वो संशोधन ड्राफ्ट किया, माय लॉर्ड, उसका नाम अशोक सेन था। इतना बोलना था कि जजेस की हंसी फूट पड़ी। वकालत में जितने वकील थे उनकी हंसी फूट पड़ी, और हमें लगा कि रघुवीर सिंह सरकारिया की निगाह से विद्याचरण शुक्ल के पक्ष में स्टे ऑर्डर आ गया है। वही हुआ। स्टे ऑर्डर पूरा नहीं मिला था, उसमें विद्याचरण जी को मतदान देने की सुविधा नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि सीनियर, ये पूरा नहीं मिला। बोले, बच्चे हो अभी, अगली पेशी में जब बहस होगी तब सुनने आना, तुमको समझ में आएगा हमने ऐसा क्यों किया। अब उसके बाद वो अपने घर ले गए, विद्याचरण जी साथ में गए। कुछ हासिल तो हो गया था हम लोगों को। गए, बिठाया, फिर पूछा, तुम ठहरे कहाँ हो? तो मैंने कहा, साहब मैं इनके घर में ठहरा हूं। गुस्सा हो गए। एडवोकेट हो और क्लाइंट के घर में ठहरते हो, तुमको किसने बनाया एडवोकेट? समझते नहीं हो? कहाँ ठहर गए तुम? विद्या। बोले, जी जी। ये क्या पॉलिटिकल एसोसिएट है? ही इज योर लॉयर मिस्टर तिवारी, यू विल बी शिफ्टेड टू अ होटल इमीडिएटली। मैंने कहा, साहब मेरी पत्नी भी घर में है। बोले, यस विद्या, आप अपने पीए को इंस्ट्रक्ट करिए, इनकी पत्नी को लेके होटल जाए और वहाँ से मुझे फ़ोन करिए, आई विल सेंड हिम टू होटल। मैं बैठा रहा, विद्याचंद जी को डांट खाते देखना पहली बार मुझे दिखा। मेरी पत्नी को होटल पहुँचाया गया। मुझे अभी तक याद है, ताज मानसिंह में कमरे में पहुँचाया गया। उस समय ताज मानसिंह का, ये शायद 81 की बात है, 1981, 780 रुपये कमरा का किराया था उस समय। फिर मुझसे कहा कि अब तुम जाओ। फिर विद्याचंद जी से कहा, वकील की फीस कहाँ है? तुम्हारी जेब में तो पैसा होता नहीं, मुझे पता है, मैंने तो इंदिरा जी को भी कह दिया है। लेकिन वे जैन वनस्पति वाला बाहर बैठा, तुम्हारा मुवक्किल मुझे दिखाई पड़ा यहाँ से। वो बीफ टेलो के केस का मुलजिम है, गाय की चर्बी वाले मामले में है। उससे 10,000 रुपये मंगाओ। 10,000 रुपये जैन साहब लेके आए। उन्होंने कहा, कनक तिवारी को दो। 10,000 रुपये मुझे दिए। बोले, जाओ, खबरदार आज के बाद किसी क्लाइंट के घर में नहीं रुकना, चाहे कोई भी हो, और बिना पैसे के किसी वकालत में खड़े नहीं होना, समझ गए? मगर जी। शाम को डिनर हुआ, शेन साहब भी आए, सब कुछ हुआ। चलते चलते बोले, विद्या, नेक्स्ट स्टेज पे ये लड़का फिर आएगा, हवाई जहाज से इसके आने का प्रबंध करो, होटल में इसके ठहरने का प्रबंध करो, इसकी फीस का प्रबंध करो,
और फिर ये मेरे साथ खड़ा होगा। खैर, जो किस्सा हुआ, फीस भी मिली, होटल में भी ठहरे विद्याचंद जी, जीत भी गए, सब कुछ हुआ। दोस्तों, किस्से तो बहुत हैं मेरे पास, लेकिन अभी आपकी धीरज की परीक्षा नहीं लूँगा, इतना काफ़ी है। अगली किश्त में मैं आपको कुछ और दिलचस्प किस्से सुनाऊंगा।